Good evening, ladies and gentlemen. This is हुसैन अंसारी एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का द हुसैन अंसारी शो में। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे बीच आ रहे हैं बॉलीवुड एक्टर मिस्टर अभिलाष शाह। यस, थोड़ा लेट हुआ है बिकॉज आई वॉज इन वर्क, आई वॉज बिजी इन वर्क। सो थैंक यू मधु मैम, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, थैंक यू। और कुछ ही देर में हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो इंटरव्यू सेशन है अभिलाष सर के साथ। अभिलाष सर आ चुके हैं लाइव और बस कुछ ही देर में हम कनेक्ट करेंगे अभिलाष सर को हमारे साथ और जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी जो उन्होंने अपने एक छोटे से पर्दे से शुरुआत की और आज काफ़ी बड़े पर्दे पर आप उन्हें देख सकते हैं। और अभिलाष शाह, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अभिलाष सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर भाई, मैं बहुत ठीक हूँ, आपकी दुआ है। मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ। हाय अभिलाष। हेलो हुसैन भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका द हुसैन अंसारी शो में। थैंक यू। ओके, सो अभिलाष भाई, अगेन मैं स्वागत करता हूँ आपका द हुसैन अंसारी शो में। सबसे पहले तो मैं थैंक जितने यू। भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पे लाइव कनेक्ट हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मिस्टर अभिलाष शाह, जो बेसिकली ही इज फ्रॉम अहमदाबाद और उन्होंने एक छोटे से पर्दे से शुरुआत की और आज काफी सारे बॉलीवुड और गुजराती बड़े पर्दे पे आप उन्हें देख सकते हैं। तो हम उनके ही जुबानी तो अभिलाष शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। हाँ, मैं ये कह रहा था, इंडिया में जो भी लड़के होते हैं उनका दो ही ड्रीम होता है, या तो क्रिकेटर बनना है या एक्टर बनना है। जब छोटा था तो पहले क्रिकेटर बनने का ड्रीम रह चुका था और वो फिर मैंने देखा कि वो पॉसिबल नहीं है अपने से, क्योंकि यहाँ लोकल लेवल पे भी इतने जान पहचान और इतने जुगाड़ लगाने पड़ते थे, तो वो तो था नहीं अपने पास। तो लगा कि भाई चलो, ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट रहा था बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के, तब हमारे यहाँ पे एक क्लासेस होते थे कम्युनिकेशन के। तो तब पहली बार एक्टिंग का एक्सपीरियंस हुआ और तब ऐसा महसूस हुआ, स्टेज पे जब मैं पहली बार गया तब ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, ये है जो मेरे लिए है। लेकिन वापस से मुझे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस याद आया कि हाँ, ये पहले भी ऐसा था, तो ये भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद मेरे लिए ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा ख्याल आया हो जैसे हर टीनेजर को आता है वैसे। तो मैंने 4-5 साल ऐसे ही टेस्ट किया अपने आप को। मैंने कुछ और जॉब्स करके देखा, दूसरे काम करके देखे, लेकिन फिर ऐसा एक दिन आया कि लगा कि नहीं यार, अभी तो और कोई चीज नहीं है कि जो मेरे अंदर से आ रही है, मैं अंदर से काम कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको करना है ट्राई, लेकिन कैसे करे उसका आइडिया नहीं था। और दूसरा कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं सब कुछ छोड़ के इस फील्ड में आ जाऊं, वैसा डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं थी। तो ओशो को मैं तब पढ़ता था और उन्होंने एक बुक लिखी है कृष्ण भगवान के ऊपर, और कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ। तो मैंने वो बुक पहली बार पढ़ी और वो बुक में उन्होंने स्वधर्म के बारे में बताया है। तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे क्लियर हो गया कि मुझे यही करना है। और उसके बाद अंदर से एक ऐसा सरेंडर का भाव आया कि अब इसी फील्ड में मैं जब तक जीऊंगा काम करूंगा। और फिर मैंने दूसरे सारे काम छोड़ दिए और 1 महीना पूरा घर पे बैठा रहा, और उसके बाद सब घटनाएं बनना शुरू हुई, तो सारे काम मिलना शुरू हुए, हैपनिंग शुरू हुआ, जो आज तक चलता रहा है। ओके, तो फाइनली आपने क्रिकेट और एक्टिंग में से एक्टिंग को आपने सिलेक्ट किया, उसको अपना करियर बनाने की एक ठान ली, एक साहस आपने लिया कि मुझे एक्टिंग एज अ एक्टर और एक्टर बन के मुझे आगे बढ़ना है। मेरा बेसिकली इंटरेस्ट है स्टोरी टेलिंग में। एक्टिंग एक वन ऑफ द पार्ट है स्टोरी टेलिंग। पोइट्री।
पोएट्री? नॉट पोएट्री बट यू कैन से एज अ फिल्म मेकर। कोई नहीं, मेरा कोई हाँ नहीं, मेरा जो अभी तरीका है, हाँ मेरा जो तरीका है वो सिनेमैटिक है। मुझे सीन्स ज्यादा आते हैं मेरे दिमाग में, डायलॉग्स आते हैं, सीन्स आते हैं। तो वो मेरा तरीका है कम्युनिकेशन का। तो मुझे फिल्म बनाना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है और एक्टिंग करना अच्छा लगता है। तो वो तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लोर किया। ओके। और अब तो हाँ आप अभी शॉर्ट फिल्म्स मैंने बनाई है कुछ। आपको सॉरी। पोएट्री बोलना भी ज्यादा पसंद है, राइट? एक हॉबी है आपकी। पोएट्री पोएट्री उतना मैं नहीं प्रिफर करता हूँ जितना मैं ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग प्रिफर करता हूँ। ओके, बोल सकता हूँ मैं, आई एम एन एक्टर, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जो मेरा कोई नहीं, चॉइस है, इफ आई एम कोई सपोज टू चूज, नहीं, इफ कोई आई बात एम नहीं। सपोज टू आपको चूज, तो हम मैं लास्ट में हाँ आपको फिल्म एक चूज पोइट्री भी करता हूँ। लास्ट में आपको पोइट्री भी बोलनी है, तो बी रेडी फॉर दैट। ओ या श्योर श्योर। क्योंकि आपके आपके आपकी जुबान से हम पोइट्री भी सुनना चाहेंगे कि आप जरूर एक्टिंग जरूर। इतनी अच्छी करते हो, और बाय गॉड ग्रेस आप क्रिकेट भी अच्छा ही खेलते होंगे, और पोइट्री भी। आज क्रिकेट तो हम नहीं देख सकते, बट हाँ, पोइट्री हम जरूर सुन सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। और आपको बता दूं कि एक सर, एक मैडम थे जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे हम दोनों के लाइव आने का, हाँ आपको सुनने के लिए वेट कर रहे थे। तो मैं उन्हें फिर से एक बार उनका वेलकम करना चाहूंगा, जो जो सर मैडम हमारे वेट कर रहे थे। और माफी चाहूंगा कि थोड़ा लेट हुआ, बट आई होप कि आपको इस सेशन में, इस इंटरव्यू सेशन में आपको बहुत सारी अभिलाष जी के बारे में जानने में, उनकी स्टोरी के बारे में जानने में बहुत मजा आएगा। सो अभिलाष भाई, आपने जो अपना करियर अपना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में। ईडीआई करके एक इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वहां से मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और उसके बाद मैंने दूसरे काफी सारे छोटे मोटे कोर्सेज किए थे। और फाइनली हाँ फिर मैंने मल्टीमीडिया भी किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया। और फिर मैं ये फिल्म मेकिंग के लिए मैं एक कोर्स किया था, सर्टिफिकेट कोर्स फॉर फिल्म डायरेक्शन, आईएमआई करके एक है इंस्टीट्यूट। तो उनके यहाँ पे वर्कशॉप होते थे अहमदाबाद में। पुणे के इंस्टीट्यूट है लेकिन यहाँ पे वो वर्कशॉप लेते थे, वीकेंड वर्कशॉप। तो वो ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैंने फाइनली ज्वाइन किया अनुपम खेर की एक्टिंग क्लासेस, जो उनकी फर्स्ट बैच थी यहाँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में उनकी स्कूल ओपन हुई और उनकी फर्स्ट बैच में ही मैंने एनरोल कर लिया था उस टाइम पे। और फिर सब धीरे धीरे सब बनना शुरू हुआ, काम मिलना शुरू हुआ, और फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ते गए। ओके। तो आपने अपनी जो करियर की इंडस्ट्री में एज अ एक्टर की जो शुरुआत है, वो कौन से ईयर में आपने स्टार्टअप किया? वैसे देखा जाए तो मैं अपने आप को ऐसा समझूंगा कि मैंने 2009 में ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पहला काम जो मिला था वो भी 2009 में ही मिला था। और क्रिसमस के दिन पे एक म्यूजिक वीडियो टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन में, 2009 में ही। तो उसमें मैंने एक लीड नेगेटिव रोल प्ले किया था। जीसस क्राइस्ट के ऊपर था पूरा वीडियो, और उनका क्रूसिफिकेशन जो हुआ था उसके ऊपर पूरा वीडियो था। तो उसमें जो रोमन सोल्जर उनको टॉर्चर करता है, तो वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। तो ग्रेट। वो मेरा पहला काम था दूरदर्शन वाला, जो मुझे मिला था वो मेरा पहला काम था। और फिर जनवरी 2010 में मुझे सबसे पहला कमर्शियल वैसा ब्रेक बोल सकते हैं या काम बोल सकते हैं, तो वो प्ले में मैंने काम किया था। सबसे पहला कमर्शियल प्ले मैंने किया था जनवरी 2010 में। और फिर धीरे धीरे दूसरे काम मिलते गए, म्यूजिक वीडियो मिला मुझे, म्यूजिक एल्बम मिला पूरा, ओके। डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट भी मैंने किया था और एक्ट भी किया था उसमें। पर वो रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, 10 साल हो गए पर अभी तक रिलीज नहीं हुआ ओके। है। अभी अब ये माइनस पॉइंट तो है, हम हमारे गुजरात का एक ये है कि कुछ इशू के, कुछ एक बंदे के इशू की वजह से भी शायद पूरे टीम मेंबर हाँ को। लेकिन मैं फिर भी इसको ऐसा सोचता हूँ कि चलो, मुझे उस वक्त तो मौका मिला जब मुझे एक काम की जरूरत थी। एक मैं करने अपने का आप को मौका मिला, हाँ एक तराशना करने का चाहता था मौका। कि क्या मैं इस फील्ड के लिए सही हूँ कि नहीं। तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इतने कम टाइम में मैंने 3 दिन में मैंने 9 गाने डायरेक्ट किए थे, और वो भी स्टोरिकल वाले। ऐसा नहीं कि सब लोग डांस कर रहे हो और हमने वीडियो बना दिया, स्टोरी वाले गाने मैंने डायरेक्ट किए थे। तो मुझे वो बहुत अच्छा ओके। लगा था। हम्म। अच्छा, एक हमारे व्यूअर है, उनका नाम
उनका क्वेश्चन ये है कि आप एक्टिंग सिखाते हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं एक्टिंग सिखाता हूँ। और काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। और कास्टिंग भी करता हूँ अनऑफिशियली। मेरा नाम नहीं होता है, बट हाँ, मेरे रेफरेंस से होता है कास्टिंग। मैं जितने भी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके क्वेश्चन जो है वो मैं नोट श्योर डाउन श्योर कर रहा श्योर। हूँ। हाँ और जी, हाँ जी, पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन को जरूर पूछूंगा। एक जी क्वेश्चन जी आया जी। है, आपने रईस मूवी में काम किया है क्या? हाँ विश्वास जी, अग्रवाल। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास, यस यस यस। मेरा एक छोटा सा डायलॉग है रईस फिल्म में। नवाजुद्दीन जी की एंट्री के बाद जो पहला वो लोग ट्रक पकड़ते हैं शाहरुख खान का। हाँ, हाँ, तो हाईवे पे। उसमें जो ऑफिसर, यस, हाईवे पे, तो उसमें जो ऑफिसर चेक करता है और रिपोर्ट करता है हाँ वो मैं हूँ उसमें। एक ही डायलॉग है हाँ और वो हाँ। भी गुजराती में है। रईस फिल्म में गुजराती में डायलॉग था शाहरुख खान के वो साथ हो ना मेरा। आप? नहीं, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हूँ। नवाजुद्दीन के साथ। नवाजुद्दीन के ओके। साथ हूँ मैं। हाँ। कैसा रहा मैं उनको एक्सपीरियंस रिपोर्टिंग आपका? करता हूँ। बहुत अच्छा रहा था, आप बहुत अच्छा रहा था। नवाजुद्दीन जी बहुत ही उम्दा इंसान है और बहुत ही अच्छे एक्टर है। और उनके साथ काफी बातें की थी और बहुत कुछ जानना सीखना मिला था। और बहुत अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। बाय हमें ऐसा नेचर, लगता बाय है नेचर। बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि थैंक यू। ये इतने बड़े स्टार है और इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। एकदम आम इंसान की तरह वो आपके साथ बिहेव करेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे। बिल्कुल ऐसा समझ लो हमारे जैसे ही है। कोई उसमें कोई मतलब ऐसा है नहीं। और दो हमें राहें ऐसा नहीं है, लगता है दो कभी राहें कभी। नहीं है कि वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हम्म। और हमें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म होती है तो थोड़ा हम नर्वस हो जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि डायरेक्टर कैसे होंगे, किस तरह से हमें ट्रीट करेंगे, हम्म। डायलॉग कैसे बोलेंगे, ऐसा सेट कितना बड़ा सेट होगा। एंड ऑफ कोर्स बहुत बड़ा था उनका सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप था। सिर्फ एक सीन के लिए उन्होंने कितना बड़ा ट्रैफिक पूरा खुद का कंपोज किया था। कितने सारे ट्रक उन्होंने लाए थे, कितने सारी पुरानी गाड़ियां उन्होंने ली थी, कितने सारे एक्टर्स, क्राउड कितना बड़ा वो लोग लेके आए थे। और सिर्फ एक छोटे से सीन के लिए। तो वो बहुत प्रेशर होता है ऐसा साइकोलॉजिकली एक्टर्स के ऊपर कि अगर जरा सा भी गलती हुआ मेरे हिसाब से, मेरे कारण, तो पूरा सीन बिगड़ेगा। लेकिन वो इतने कोऑपरेटिव होते वो लोग और इतना अच्छे से कूलली काम किया था कि कोई रिटेक नहीं हुआ था, वन टेक में सब ओके हो गया था। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मतलब इट वाज नाइस एक्सपीरियंस इन रईस ऑफ विथ कोर्स। वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर नवाजुद्दीन हाँ। सिद्दीकी। और राहुल जी जो उनके डायरेक्टर है, हम्म। वो आए थे और उन्होंने बताया कि कौन बोल रहा है ये डायलॉग। मैं बोला सर मैं बोलूंगा। बोले कि अच्छा हो गया याद। मैं बोला हाँ। बोले कैसे बोलोगे, तो मैंने रिहर्स करके बताया। बोले ठीक है चलो अभी टेक लगाओ। फिर बोला तो टेक हो गया सीधा। तो बहुत अच्छा। सिंपलिस्टिकली वो काम करते हैं। ऐसा कोई दिखावा ये वो वैसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि उनको क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जो एक कनेक्शन होता है वो बिल्डअप हो गया तो सीधा फिर काम हो जाता है। अच्छा, तो वो इतनी शाहरुख खान जी, मिस्टर शाहरुख खान, आप उनके ट्रक की हवा निकाल देते, आई थिंक वो आप ही हो ना? नहीं 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 नहीं, वो वाला सीन नहीं था मेरा। मेरा दूसरे सीन था कि दूसरे दूसरे। हाँ, मेरा सीन 40 मिनट्स के बाद आता है। 40 to 45 मिनट्स के बीच में मेरा सीन आता है जिसमें वो ट्रक की चेकिंग करते हैं। नवाजुद्दीन की जब ट्रांसफर होती है, एंट्री होती है उनकी। और फिर जब वो बोलते हैं कि वो नहीं, उनका दूसरा ऑफिसर जो करप्ट होता है उनको बोलते हैं कि भी अभी काम तो दिखाना पड़ेगा। और वो काम हाँ। दिखाने के लिए जो पहला ट्रक पकड़ते हैं, तो वो ट्रक हम्म। में मैं चेकिंग करके उनको रिपोर्ट करता हूँ। ओके। ओके। और उसके बाद आपको पता होगा वो बहुत फेमस हुआ था ना सीन, वो सारी दारू की बोतल पर वो रोलर घुमा देता है। बहुत हाँ सारी दारू की बोतल पर वो रोलर घुमाते हैं। हाँ, तो बस हाँ हाँ उससे हाँ। पहले वाला सीन, उससे पहले वाला सीन। हम्म। वो रईस का मतलब शाहरुख खान की एंट्री होती है और वोटिंग के टाइम पे वो बहुत सारी बोतलें ट्रक चलाते ना, आई थिंक। हाँ, ट्रक चलाते हैं बस उससे पहले। रोलर रोलर सारी बोतलें हाँ तोड़ते वो लोग। हाँ, बस उससे पहले वाला सीन। तो वो रियल थी क्या? बोतल रियल थी क्या? रियल में मतलब दारू वो थी? सीन हमारे सामने नहीं हुआ था। ओके। मैंने जो मैंने जो पकड़ा था वो ट्रक, मतलब मेरा डायलॉग था ऐसा कि ये ट्रक दारू से भरी हुई है, लेकिन अंदर वो तो खाली ट्रक थी, ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं हाँ, ऑब्वियसली खाली था। होती है, ऑब्वियसली खाली होती है। सो अभिलाष जी, आपने तेरे दर पर सनम चले आए, आपने हम्म। एक, ये भी शॉर्ट फिल्म एल्बम थी सॉन्ग है ये। आपका। हम्म।
वो शॉर्ट फिल्म थी बेसिकली तो ये लॉकडाउन। शॉर्ट फिल्म में मतलब क्या टाइटल सॉन्ग है, या मतलब ये फिल्म की स्टोरी के हाँ बारे वो, में बताइए कि इसमें आपका क्या हाँ रोल रहा। ये एक्चुअली लॉकडाउन में जो हुआ था कि इमिग्रेंट्स हाँ। पीपल थे, तो हम्म। उन पे क्या बीती थी और उनके हम्म। इमोशंस पे क्या मतलब फर्क आया था, उनको कैसा हम्म। महसूस हुआ था उस टाइम पे। तो वो हमने एक बताया है, उनकी साइड एक हमने पेश की है। और उस हमने एक लव स्टोरी के माध्यम से ये चीज हमने बताई है। और उसमें ये गाना था तेरे दर पर सनम चले आए, वो काफी पॉपुलर तेरे था दर अपने टाइम पे। तेरे फिर तेरी दर कहानी याद पर आएगा। सनम चले आए। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाते हो। मैं क्या करें, हम छोटा मोटा गाना गा लेते हैं अच्छे। बस एक छोटी सी कोशिश रहती है हमारी कि हम थोड़ा अच्छे से गा लें। तो मेरे मैं तो चाहता था कि मैं पूरा गाना गाऊं, बट एक टाइटल सॉन्ग था ये। तो मैं सोचा था कि मैं अभिलाष भाई से जब आएंगे लाइव तो मैं ये गाना जरूर गाऊंगा। क्या बात है। घर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। आपकी एक्टिंग को अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है क्या? कि आप अ, नेटवर्क जी। मेरी रिसेंटली एक फीचर फिल्म है गुजराती, जिसको जर्मनी में बर्लिन इंडी फिल्म फेस्टिवल, उसमें ऑनरेबल ज्यूरी मेंशन का अवार्ड मिला है। ओके। और दूसरा न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल एक में सवाल था, टॉप शॉट सर का नाम क्या है? तथाता तथा कॉम्यून। कॉम्यून, इनका तथाता नाम कॉम्यून। बहुत रश्मिन भाई है, रश्मिन भाई है, वो पूछ रहे हैं। तथा ऐसा हाँ, कुछ समथिंग नाम है उनका। आई थिंक तो उनका आईडी नेम थोड़ा तथाता समझ में नहीं कॉम्यून, आ रहा है सर का तथाता नाम कॉम्यून। क्या है, बट उनका क्वेश्चन है कि आपकी एक्टिंग को अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन मिला है क्या? हाँ, अवार्ड अभी मिलना बाकी है, आपका बट नेटवर्क रिकग्निशन। थोड़ा इश्यू हो रहा है हाँ, क्या अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है नेटवर्क। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ। हाँ, तो मैं सर ये की कह रहा था कि सर का क्वेश्चन है, आपकी हम्म, एक्टिंग को अवार्ड रिकॉग्नाइज मिला है क्या? मतलब आपको कोई अवार्ड हाँ मिला जी, है क्या? अवार्ड अवार्ड तो अभी तक नहीं मिला है, बट रिकग्निशन जरूर मिली है। मेरी शॉर्ट फिल्म थी घोंसला करके, 2015 में बनाई थी, जिसमें मैंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। उसको कैंस फिल्म फेस्टिवल के शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में सिलेक्ट किया गया था 2015 में। और दूसरी मेरी एक शॉर्ट फिल्म, मेरी एक फिल्म फीचर फिल्म है वीर बहादुर करके, जो अभी हमने रिलीज नहीं की है, फिल्म फेस्टिवल्स में हमने भेजी है। तो उसको बर्लिन में बर्लिन इंडी फिल्म फेस्टिवल, उसमें उसको ऑनरेबल ज्यूरी मेंशन का अवार्ड मिला है। और दूसरा उसका हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था वो मूवी का, जो शॉर्ट फिल्म के तौर पे हमने सबमिट किया था। उसको न्यूयॉर्क में टॉप शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सेमीफाइनल में उसको सिलेक्ट किया गया था। और दूसरा भी एक फिल्म फेस्टिवल है ऑनियोर फिल्म फेस्टिवल, जिसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई है वो शॉर्ट फिल्म को। और दूसरी मेरी काफी सारी फिल्म्स है। अभी रिसेंटली मैंने एक गुजराती फिल्म में काम किया था, जिसमें मैंने सपोर्टिंग रोल किया था, भारत मारो देश से। उसको भी ऑनरेबल ज्यूरी मेंशन का अवार्ड मिला है। और उसको दूसरे भी फॉरेन में अलग अलग फेस्टिवल्स में काफी सारा रिकग्निशन मिला है उसको। और ओके। उससे पहले मैंने वही डायरेक्टर भाविन भाई है उनके डायरेक्टर, उनकी फिल्म थी पात्रा, उसमें मैंने काम किया था। उसको भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे। कोलंबस फिल्म फेस्टिवल जो यूएसए में होता है, सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है यूएसए का, उसमें उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था वो फिल्म को। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस कि आपकी फीचर फिल्म और थैंक शॉर्ट यू। फिल्म जितने भी है उसे अवार्ड लिस्ट में सम्मानित किया गया। और आपने आपकी दूसरी एक फिल्म थी द सस्पेक्ट, द सस्पेक्ट, यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें कि उसमें क्या रोल था और द सस्पेक्ट कौन। में, हाँ, मुझे ऐसा बताया गया था कि ये फिल्म पूरी आपके आसपास ही घूम रही है। हम्म। तो मैं बोला अच्छा भाई, इसमें तो क्या होगा। वो बोले कि आपका मर्डर होता है और वो सॉल्व करने के लिए सब लोग कर रहे हैं छानबीन। सीआईडी, तो वो सीआईडी ऐसा समथिंग लाइक। ये हाँ, लेकिन मैं सीआईडी का रोल नहीं कर रहा था, वो हमारे ही एक अच्छे दोस्त है मयूर भाई, वो कर रहे थे। मौलिक भाई, सॉरी, मौलिक भाई चौहान, वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया था।
और उसका डायरेक्टर है रवि रवि सचदेव, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है और बहुत ही ओके। अच्छा लड़का है। और उसने वो डायरेक्ट किया था, और सतीश सर है, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो वो फिल्म में मेरा जो रोल था वो ये था कि मैं डॉन हूँ और मैं वो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हूँ वो फिल्म में, और फिर मेरा मर्डर हो जाता है, और वो मर्डर किसने किया है वो फिर उसको सॉल्व करना है। ओके। तो हाँ, तो उससे आसपास पूरी फिल्म थी। मतलब कुछ सस्पेक्ट ऐसे है, उसको आपको फाइंड करना है, मतलब पूरी एक स्टोरी होती है ना, जैसे सीआईडी में बताते हैं कि वो घूमता रहता है, उसको हाँ, वो फाइंड आउट करना। उसमें मेजर 3-4 सस्पेक्ट थे, और उसके कन्वर्जेशन से फिर फाइंड आउट करना था, क्लू ढूंढ के फाइंड आउट करना था, और दूसरा कि मर्डर क्यों हुआ है, उसका मोटिव क्या है, और किसने किसने किया है। तो ये सारी चीजें थी जिसके ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न्स करके फिर उसका कंक्लूजन आता है। बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो जो भी देखना हम्म। चाहे वो देख सकते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ याद आया? किसका बर्थडे? बर्थडे नहीं है, बट आपकी एक फिल्म थी हैप्पी बर्थडे डियर मॉम। यस 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 यस। लेटेस्ट, लास्ट लेटेस्ट, जो मैंने फिल्म हैप्पी डायरेक्ट की थी। बर्थडे डियर यस मॉम। यस 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 यस। तो क्या किरदार आपने आपका रहा इस हैप्पी बर्थडे डियर उसमें मॉम? हाँ, उसमें मैंने एज ए डायरेक्टर काम किया था, वो फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी। क्या बात है! जी, Congratulations for थैंक यू। your film Happy Birthday Dear Mom as a director. थैंक यू। उसमें इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन का क्या इमोशन होता है, उसके ऊपर हम्म। हमने एक्सप्लोर किया था। और बहुत ही छोटी सी बात है कि हम जब बाहर दूसरों से मिलते हैं ऑफिस में, प्रोफेशनल वर्क में, तो लोगों से अच्छी तरह से पेश आते हैं, लेकिन जो खुद से हम्म। हमारे खुद के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ हम अच्छा बिहेव नहीं करते और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कभी कभी अननोइंगली हम हम्म। उनके इमोशन को हर्ट कर लेते हैं। तो वो चीज को हम्म। हमने इसमें बताया है। ओके। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो कन्फेशन, आपका आई थिंक रिसेंटली आपने शूट किया है कन्फेशन। हाँ, वो थोड़े टाइम पहले किया था, उसमें मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया था। और आप तरफ के बारे में बताएं व्यूवर्स को कि स्टोरी क्या है और आपका रोल क्या था, हाँ, और क्या एक्चुअली आपने ये इसमें एंजॉय किया, आपको क्या इसमें सीखने मिला, और मतलब क्या आपके मोमेंट्स ऐसे थे जो आपको मेमोरेबल है, जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं? वो ये सारी डिटेल मूवी आप स्टोरी आप मुझे बताइए पूरी। हाँ, ये मूवी बनने के बाद काफी मेमोरेबल हो गई थी, क्योंकि इसको हमने मिनीप्लेक्स में रिलीज किया था। इसका स्क्रीनिंग हमने मिनीप्लेक्स में रखा था, और बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, और बहुत लोगों को पसंद आया था, अप्रिशिएट किया था सब लोगों ने। तो वो एक मेमोरेबल इवेंट थी, क्योंकि सबका सपना होता है, हर फिल्म मेकर का, हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़ी स्क्रीन पे आए। तो बड़ी ये स्क्रीन पे। फिल्म हमने जो इसका डायरेक्टर था मैडी, तो वो लड़के ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छी तरह से उसने डायरेक्ट किया था। और उसने वो फिल्म मिनीप्लेक्स में उसका शो किया था, प्रीमियर किया था, और सब लोगों को इनवाइट किया था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। और इंटरव्यू भी हुआ था हम सबका, और बहुत एक अच्छी हम्म। फीलिंग आई थी उस वक्त, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स को लेके लोग इतना कुछ नहीं करते हैं, और मैडी ने उसमें किया था सेटअप। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और मैं भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मेरे फिल्म फेस्टिवल्स में भी अगेन मैंने थोड़ा फिर उसको नेटवर्क प्रमोट इशू किया था। आपके साइड से बहुत आ रहा है सर। मैं खुद भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। तो मैंने भी वो बाद में मेरे फेस्टिवल्स में भी उस फिल्म को प्रमोट किया था, और बहुत लोगों को पसंद आया था। और उसका पोस्टर भी उसने बहुत अच्छे से बनाया था। वो पोस्टर भी शायद आपने देखा होगा, मेरे फेसबुक पे है, मेरे वो फोटोज में। तो वो भी आप देखिएगा, बहुत अच्छा पोस्टर बनाया था उसने। डेफिनेटली 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 आप ये कन्फेशन जो रिलीज होगा, मैं डेफिनेटली उसे मैं देखूंगा। और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं और बाद में जो लोग देखेंगे वीडियो, उन्हें भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग जरूर से कन्फेशन मूवी रिलीज होगी तो आप जरूर से देखने जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी ले जाएं। सो आपने अपने लाइफ में अभिलाष जी बहुत सारी मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, सीरियल्स आपने की।
सो मैं आपको एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो इंडस्ट्री को रिलेटेड है कि हम्म एज अ बीइंग एन आउटसाइड विथ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, हम्म हाउ शुड यू मेक करियर इन एक्टिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री? क्वेश्चन ये है आपके लिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं अगर, तो हमें इंडस्ट्री में एज अ एक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो हमें कैसे बनाना चाहिए और सबसे कैसे पहले, हमें हाँ सरवाइव करना है? हमें जब तक सक्सेस नहीं मिलती हाँ, तो हमें उससे राइट उससे राइट। उस चीज तक, सक्सेस तक पहुंचने तक कैसे सरवाइव करना है? सबसे पहले अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हर महीने हम कैसे सरवाइव करेंगे फाइनेंशियली, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना एक फिक्स इनकम, वो एक प्लान कर ले कि ऐसा मैं कौन सी एक्टिविटी करूंगा कि मुझे हर महीने ये इनकम की जो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए ये किस तरह से जनरेट होगी, उसका एक प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि होता क्या है कि हम वो प्लानिंग करते नहीं है, हम होप रखते हैं कि मुझे काम मिलेगा और उससे ये सारे एक्सपेंसेस फुलफिल हो जाएंगे, और वो अगर नहीं होता है तो फिर स्ट्रेस पैदा होता है और वो स्ट्रेस हमारी सारी माफी क्रिएटिविटी को चाहूंगा खा जाता बहुत। है। ये कह रहा था कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम बिलोंग करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा इश्यू होता है फाइनेंस का, कि हर महीने के एक्सपेंस फिक्स होते हैं लेकिन इनकम फिक्स नहीं होती है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में हमें पता नहीं है कि कल उठ के हमें क्या वर्क मिलने वाला है, तो एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, राइट। और दूसरा कि एक्सपेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है कि वो एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए कि हम एक एक्टर्स और फिल्म मेकर्स होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो एक होप में जीते हैं कि कल मुझे काम मिलेगा, और मुझे काम मिलेगा तो फिर मैं अपने सारे एक्सपेंसेस और जो भी मेरी जरूरत है वो उससे फुलफिल करूंगा। लेकिन ऐसा होता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर होता है तो ठीक है, लेकिन नहीं होता है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और उससे दुख पैदा होता अग्री। है, और वो नेगेटिविटी में सारी एनर्जी चली जाती है। तो हम जो बिल्कुल। गोल को लेके हम इस इंडस्ट्री में आते हैं कि मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना है, मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, कुछ नई चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ नई बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो सारी चीजें चली जाती है। वो स्ट्रगल में हमारी सारी नेगेटिविटी में हमारी सारी क्रिएटिव एनर्जी चली जाती है। तो हमें सबसे पहला काम करना होता है हमारी क्रिएटिव एनर्जी को बचाना। क्योंकि देखो, सबको मौका मिलता है, मौका कुदरत सबको देती है, सबको एक ऐसा चांस होता है कि जब हम अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर पाए या एक अच्छा काम कर पाए, ऐसा सबको एक लाइफ में एक मौका मिलता है। लेकिन वो फुलफिल वही कर पाता है जिसके भीतर वो क्रिएटिव एनर्जी बची है। होता क्या है, वो लेवल तक पहुंचते पहुंचते इतने थक जाते हैं, क्रिएटिवली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि तब कुछ बचता ही नहीं है अंदर। और फिर क्या करना पड़ता है, फिर दूसरों की कॉपी करनी पड़ती है, फिर उन्हें नशा करना पड़ता है, और वहीं से वो सब नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है। और फिर हमें और फ्रस्ट्रेशन होता है कि जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिस चीज के लिए मैंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, वही मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है। ऐसा ना हो, इसीलिए सबसे पहले हमें यह करना है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको सेव करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और इसीलिए सबसे डेफिनेटली। ज्यादा जो चोट करती है ना, जो बात, वो फाइनेंस की बात है जो सबको चोट करती है। इसीलिए हमें उसको सिक्योर करना है। आप देख लो कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। दूसरी बात कि ये दूसरे लोगों ने इतना गलत इंफॉर्मेशन हमारे भेजे में डाल के रखा है कि अगर एक्टर हो तो आपको सर्टेन लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि एक्टिंग को छोड़ के सब कुछ मेंटेन करना है, ऐसा हमारे भीतर एक सब लोगों ने घुसा दिया है। मैं डाल आपसे दिया बताना चाहूंगा, डाल ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं बोलूंगा ये बिल्कुल ही गलत है। आप जितना इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उतना ही उसको इंपॉर्टेंस देना है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है कि आपका एक सिंपल लाइफस्टाइल हो। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर देखे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर कौन है? डैनियल डे लुइस, जिसको 3 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। आप उसकी लाइफस्टाइल देखिए। क्या वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमता है? वो क्या करता है अपने फ्री टाइम में? वो फार्मिंग करते हैं, उनको खेतीबाड़ी पसंद है। वो सिंपल एक अपना छोटा सा फार्म हाउस है, वहां पे वो फार्मिंग करते हैं। एक किसान की तरह वो जैसे किसान करता है वैसे ही वो काम करते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी उन्हें एक एक्टर बनाती है। क्योंकि हमारे भीतर एक ऑब्वियसली। सिंप्लिसिटी होती है तो हम नए कैरेक्टर को एक अच्छी तरह से सिंपेथाइज कर पाते हैं, एम्पेथाइज कर पाते हैं। हमारा एम्पैथी खिलता है। जैसे जब हम सिंपल होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, तो हमारा एक एम्पैथी का लेवल बनता है। और जैसे हमने ये सारे जो सो कॉल्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करना शुरू कर दिया,
वैसे ही क्या होता है कि हम फेक होने लगते हैं, हम अपने आप से छूटने लगते हैं। इसीलिए क्या वीक होता हो है कि जाते जब हमें किरदार प्ले करने अपने का आप में, वीक हो आता जाते। है, तो हाँ, तो हम एम्पैथाइज नहीं कर पाते हैं उनके साथ और ठीक है। हम उससे दूर हो बॉलीवुड में जाते हैं, भी, फिर हमें। बॉलीवुड में भी काफी सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट है। लाइक मैं बात करूँ तो धर्मेंद्र सर की या अमिताभ सर की, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है जिन्होंने एक इंडस्ट्री के अलावा भी अपना खुद का बिजनेस करते हैं। जैसे सलमान खान जी को ले लीजिए। उनका एक खुद का ट्रस्ट है, द बीइंग ह्यूमन। वहाँ उनके अभी गारमेंट्स है, शूज है, सारी चीजें, वो साइड में अपना एक बिजनेस है। ठीक है, एक्टिंग एक अलग चीज है और साइड में अपना बिजनेस। एक बोल आपने जैसे बताया कि एक अपना फाइनेंस जो लेवल है ना, आप उसको मेंटेन करके चलो, देन फोकस करो अपने एक्टिंग करियर के ऊपर। हाँ, मतलब दो दो चीज दो करनी है। किस्म के लोग होते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं कि एक एक्टर बनने के लिए आते हैं, और दूसरा एक 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 पार्ट ये होता है, एक किस्म के ये लोग ये भी होते हैं कि एक्टिंग के जरिए पैसा कमाने आते बराबर। हैं। दो किस्म के देखो, लोग होते अगर सही बात है आपकी, बहुत सही बात है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखो, अगर आपका गोल ये है कि मुझे एक्टिंग करना पसंद है, हैं। एक्टिंग करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून बहुत मिलता बहुत है, तो तो आपके लिए रास्ता है, आपको सुख मिल सकता है, आपके लिए रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि नहीं, मुझे स्टार बनना है, पैसे कमाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो दुख के सिवा कुछ कुछ हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वो हासिल करने के चक्कर में इतना बड़ा झमेला क्रिएट करना पड़ता है ना, कि वो चैन से जी नहीं पाता इंसान। जिसके पास भी ये सब लाइफस्टाइल है ना, उसकी पर्सनल लाइफ में आप देखिए, क्या वो सुखी है? नहीं है। हमको सब नहीं। पता है, हम सब जानते हैं, सबको जानते हैं। वो लोग खुद चाहते हैं कि यार ये कहाँ फंस गए हम। पहले जो लाइफ हाँ, जीते थे वो अच्छी थी, दोस्तों के साथ बैठ के गल्ले पे बैठ के चाय पी सकते थे हम, किटली पे बैठ के। वो डेफिनेटली। अब नहीं पी सकते। डेफिनेटली। वो एक अलग मजा है। दोस्तों के साथ घूम सकते थे बाहर विदाउट एनी पर्पस, वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी काम यानी पैसा। एक शिफ्ट काम करूंगा तो 2 लाख मिलेगा, अभी वो कैलकुलेशन आ जाता है। तो क्या है, जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, जिंदगी जीने का इंतजाम जुटा रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे नहीं, हैं। बहुत अच्छी बात है ये आपकी। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई भी काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम्म। हमें कैसे काम लेना चाहिए? और इस कंडीशन में काफी सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, राइट, और राइट, राइट। डिप्रेशन में आके कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना है जब हमारे पास काम नहीं है? तो इस सिचुएशन देखो, को हैंडल कैसे हाँ, करना है? ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है और ये बहुत लोगों की समस्या है। मुंबई में ये बहुत बड़ी समस्या है मुंबई के लोगों की, क्योंकि मुंबई में बहुत प्रोफेशनलिज्म है। एक तौर पे अच्छा है कि प्रोफेशनलिज्म है, पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन बुरा इसलिए है ये चीज कि प्रोफेशनलिज्म को लेके वो लोग इतने ऑब्सेस्ड है कि अगर काम नहीं है ना तो गुनाह हो गया, जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वैसा वैसा एक उन्होंने एक माहौल बना लिया है। देखिए, एक्टर, आर्टिस्ट, वो एक्टर और आर्टिस्ट ही होता है, चाहे उसके पास काम है या नहीं है। लेकिन वो हम्म। कॉन्फिडेंस कब बने रहता है कि जब वो अपने आप में शांत है, और शांत कोई रह नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलूंगा कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप पकड़िए। देखिए, होता क्या है, अगर आप एक्टिंग करते हो तो आपको क्या करना होता है? आपको किरदार प्ले करना होता है, किरदार की जिंदगी प्ले करनी डेफिनेटली। होती है। और वो कब कर पाओगे? जब आप खुद जिंदगी जी रहे हो। जब हम खुद जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम खुद वही ऑडिशन जाओ, धक्के खाओ, वो कर रहे हैं, तो हम क्या कैरेक्टर को प्ले करेंगे? जब आएगा, स्क्रिप्ट आएगा, डायलॉग आएगा, कैरेक्टर की बैक स्टोरी बनाने आएंगी, तब हम क्या करेंगे? हमने तो कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में, तब हम क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, तो यस, यस, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक, जैसे मैंने बोला कि एक जॉब या बिजनेस, ऐसा कोई एक्टिविटी ढूंढ लीजिए कि जिसमें आपको इनकम मिले। अभी इसका फायदा क्या होगा? देखो, इनकम तो आएगी ही आएगी, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि आपको रॉ मटेरियल मिलेगा एक्टिंग के लिए, आपको रॉ मटेरियल मिलेगा फिल्म मेकिंग के लिए। आप जो भी हो, अगर आप राइटर हो तो आपको राइटिंग के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा। कैसे? आप कितने सारे लोगों के कांटेक्ट में आओगे, कितनी सारी लाइफ आपको जानना मिलेगी, ऑब्जर्व करना मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि लोग कैसे हैं, किस तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं,
कि लोग कैसे बदलते हैं, कैसे लोग बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, आपके पास कितनी सारी कहानियां आएगी, आपके आपके पास कितने सारे इमोशंस आएंगे, कितनी सारी अलग अलग सिचुएशन को आप हर रोज डील करोगे, तो उसमें आप निखरोगे, उसमें आप मैच्योर होगे, उसमें आपको जिंदगी का रंग लगेगा, और वो चीज आपको काम में आएगी एक्टिंग में। और उसके बाद जब आप एक्टिंग करोगे ना, तो वो एक्टिंग बिल्कुल ही अलग होगी, आपको कोई फिर मेथड एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको जिंदगी का ये अनुभव है, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो कि जो एक्टिव है, जिसमें आप डे टू डे में लाइफ में लोगों के साथ डील कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसमें आपको जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, एक्ट करने का चांस आपको मिलेगा ना, तो आप एक्टिव होंगे, आप एक्टिव मोड पे होंगे, आपको कोई अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रोसेस हो रही है, आप ऑलरेडी फिल्टर हो रहे हो, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ का, और वो एक्सपीरियंस को आप रियल लाइफ करोगे कैमरे के सामने, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि एक्टिंग में करियर बनानी है, तो सबसे पहले जरूरी है कि एक सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल क्या है आपके लिए जरूरी लाइफस्टाइल, तो वो आप मेंटेन करें। आप लोगों से मिले और उनसे बातें करें। आप देखिए, भगवान ने आपको जिस सिचुएशन में रखा है ना, वही सिचुएशन आपके लिए परफेक्ट है, और उसी सिचुएशन से आपका रास्ता निकलेगा। अगर अमिताभ बच्चन वो करता जो दिलीप कुमार ने किया था, तो अमिताभ बच्चन नहीं बनता। तो मेरा ये है सजेशन सबके लिए कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप देख लीजिए, और एक्टिंग को लेके ऑब्सेस्ड मत हो जाइए, एक्टिंग को लेके अटैच मत हो जाइए, आप बस काम करते रहिए। दूसरी बात कि जब आपके पास काम नहीं है ना, तो वो बेस्ट पीरियड है ट्रेनिंग का, वो बेस्ट पीरियड है कि अपने आप को नॉलेज से इक्विप करने का, वो बेस्ट पीरियड है प्रिपरेशन के लिए। तो वो उसका आप यूटिलाइज कीजिए। आप सब ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखिए, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, आप लोगों की लाइफ ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा कि योग मेडिटेशन आप कीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने हमारी खुशियों को, हमने हमारे सुकून को, शांति को, सुख को, ये सारी चीजें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको हमने बाहरी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर दिया है। मतलब कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो ही मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे पैसा मिलेगा तो ही मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे अवार्ड मिलेगा, अगर मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी, नाम मिलेगी, तो ही मैं खुश रहूंगा। ऐसा हमने एसोसिएट कर लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। असल में बात यह है, खुशी का जो साइंस है, खुशी का जो विज्ञान है, वो ये है कि जब हमारी सांस, हमारा ब्रीदिंग शांत होता है, रिदम में होता है, तब हमें अंदर से शांति मिलती है, खुशी मिलती है। बाहर की जो घटना होती है वो सिर्फ एक बहाना होती है। बाहर की घटना की वजह से हमारी सांस शांत होती है, इसलिए हमें खुशी होती है। अगर हम ये चीज सीख ले, हम सीख ले कि हमारी सांसों को कैसे शांत करना है, कैसे रिदम में लाना है, तो हमें बाहर की घटना प्रभावित नहीं कर पाती। हाँ, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल जो एक होता है एज ए ह्यूमन, जो इमोशन आता है, इफेक्ट होता है, वो होगा, लेकिन हम उसमें डूब नहीं जाएंगे। जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है कि काम नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए बंदे, काम नहीं है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सब चीजें नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप योग मेडिटेशन का बिल्कुल ही प्रयोग करें। बहुत सारे मेडिटेशन है, बहुत सारे योग प्राणायाम की टेक्निक है, लेकिन जो मैं करता हूं उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है, वो बहुत बहुत इफेक्टिव है डिप्रेशन और उसके लिए। जो आप यूट्यूब में, गूगल में सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, तो उसमें ओशो ने जो बताया है वो आप एक बार जरूर देखिएगा। डायनेमिक मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा www.numerical3SRB.org, वो वेबसाइट आप देखिए। उसमें 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है 3SRB, उसके बारे में महायोगी श्री तावरिया जी साहब ने बात की है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल है। हम लोगों ने सुना होगा, एक्टिंग, जो लोग एक्टर है, एक्टिंग के बारे में जो जानते हैं, उन्होंने सुना होगा एक टर्म है ऑन ऑफ। मतलब कि कैरेक्टर को पकड़ा तो हम ऑन हो गए, तो अभी कैरेक्टर को छोड़ना कैसे है, वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तो ऑन ऑफ एक टर्मिनोलॉजी है। तो वो ये सिस्टम से अगर आप 3SRB प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप 3SRB करते हो तो आपको पता है कि अभी इसको कैसे ऑफ करना है। अगर आप 3SRB करते हो तो आपको पता है कि अभी मुझे ऑन होना है तो कैसे होना है। तो इसीलिए हेलो, केम छो भाई? केम पॉजिटिव? आई एम फाइन, आई एम ए रॉक स्टार, ओके? एनी टाइम। थैंक यू। अभिलाष,
अभिलाष जी आ हमारा जस्सी गढ़वी बा છે हमारी दादी बा हमारी दादी माँ છે અને कैसे हो गुजराती भैया? आपने पॉजिटिव बात की, बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, स्वभाव से कोई सुखी होता है, स्वभाव से दुखी होता है। आई एम ए रॉक स्टार, एनी टाइम एवरग्रीन, स्माइलिंग। ग्रेट। और અભિલાષ વાત તમને જણાવી દઉં કે અભિલાષભાઈ એક ગુજરાતી એક્ટર છે બોલિવૂડ એક્ટર છે અને આજે એમનું લાઈવ ધ હુસેન અંસારી શોમાં એમનું લાઈવ ઇન્ટરવ્યુ ચાલી રહ્યો છે તમારો મેસેજ જોયો તો મેં કીધું લાવ બાને રૂબરૂ કરાવીએ અભિલાષભાઈ જોડે ખમા 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 બેટા, અને ઇંગ્લિશમાં બેસ્ટ ઓફ લક। थैंक यू, थैंक यू। અને हमारे गुजराती में खमा खमा कहते हैं बेटा, बेस्ट ऑफ लक को ખમા ખમા बराबर। खमा खमा कहते हैं। और बच्चा बहुत आगे जाओ, सक्सेसफुल हो, ऐसी मेरी दिल से दुआ है बेटा। थैंक यू, थैंक यू। खूब खूब और आभार। मैं यो मैन रॉक स्टार हूँ मैं। ये रॉकस्टार दादी दादी मैं हमारी अपने रॉकस्टार मैं अपने अपने को बहुत प्यार। अभिलाष, उसका नाम क्या है बेटा? अभिलाष अभिलाष शाह अभिलाष। मैं यस। एक सत्य घटना में बताती हूँ आपको। इंस्टाग्राम में एंट्री हुए मेरे 1 महीना हुआ है, हाँ और मैंने 1 महीने के पहले जब मैं इंस्टाग्राम में दादी नहीं थी, तब मैंने वीडियो बनाया था मिरर में देख के, थिंक पॉजिटिव। अरे जस्सी, आप कितने दिनों के बाद मिली, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, मैं अपने आप को फैन बनना चाहती थी। आज इंस्टाग्राम सब मुझे पहचानते हैं बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थिंक पॉजिटिव। आप काम करते हो फिल्मों में? नो बेटा, मुझे चांस मिले तो जरूर करूंगी। हमारी जो हाँ, बस दादी तो है अभी- वो फिल्मों में हाँ हमारी जो दादी है वो फिल्मों में काम हाँ। नहीं करते, पर जितने भी फिल्म स्टार है सब दादी को बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही आपको बोलूंगा। दादी हमारी रॉक स्टार है, दादी हमारी रॉक स्टार हाँ, जो रॉकस्टार दादी। भगवान चांस दे, भगवान मौका दे, उसको जरूर मैं वेलकम करूंगी। नामुमकिन कुछ है ही नहीं, नामुमकिन Right. कुछ भी नहीं है, सब मुमकिन है, अपनी अपनी सोच है। રાઈટ રાઈટ, હું તમને જણાવીશ કઈક આવે તો। थैंक यू सो मच बेटा। आई एम ध्यान कम में बैक, कम बैक, आई एम कम बैक, ओह ये रॉक स्टार। रॉक स्टार जीना है बहुत बस। दादी हमारी रॉक स्टार। जो बेटा, मैं बहुत थिंक दादी- पॉजिटिव। हेलो, बोलिए आप बेटा। દાદીને મોટા પડદે લાવીએ આપણે, મોટા પડદે આવવું જોઈએ તમારે। अरे हम तो पर्दों में आने वाले, मैंने पर्दा हटा दिया, और मैं बड़े हम इतने घूंघट में थे बेटा, और तबेले में काम करते थे, और तबेले का मैं इतनी बड़ी बॉलीवुड की फैन थी, तो मैंने तबेले में शादी की, और सब भैंसे होते हैं भैंसे, उसका नाम ऐश्वर्या माधुरी कटरीना पाड़ दिया मैंने। अरे मैं मौत लगी, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बॉलीवुड में हूँ। अच्छा, पर आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा सारो है। आइडिया है। जैसे हाँ, तबेले के अंदर सबका नाम रख देने का। ये बराबर। और तबेले का नाम बॉलीवुड रख देने का। कभी अभी दादी को कोई का फोन बॉलीवुड दादी को किसी का फोन आता है तबेलाનું ना, નામ બોલીવુડ રાખી દેજો। या दादी को कोई फोन करता है ना कि कहाँ हो दादी, तो दादी बोलते हैं आई एम इन बॉलीवुड। बॉलीवुड। और जो जिसको अभिलाष, जिसको स्माइल में पता नहीं लगता ना, जो स्माइल में समझता नहीं ने, मैंने उसको शॉर्ट में नाम दिया है यूके। हाँ। यूके का मतलब है, हमारे गुजराती एक कहावत है, उतरेली कढ़ी। उतरेली कड़ी। उतरेली कढ़ी, उससे हम यूके बोलते उतरेली कि कड़ी। जिसको स्माइल को जो मेरी भैंस है ना, भैंस उतरेली कड़ी। कभी
वन क्या किया उसने पता है आपको? खाना खाना बन्ने अरे छोटी गया बस। छो तो बन्ने छोटी गया छो। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं, दोनों आवाज है। बात। आ रहा है दादी का आवाज भी आ रहा है, मेरा आवाज भी आ रहा है। हेलो 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 हाँ, हेलो। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज। दादी सिक्को नाखो सिक्को, रुपयो नाखो रुपयो। हाँ, क्वीन क्वीन ना को क्वीन। कोइन नाखो कोइन। हेलो हेलो करके कोइन डालो कोइन। क्वीन डालो। ये जमाना गया क्वीन नाखने का। समय के साथ चेंज होना जरूरी है बेटा। मनुष्य है, definitely। परिवर्तन तो होना ही चाहिए बेटा। और अभिलाष जी, हम्म। हट गए बेटे, बोलो। हाँ अभिलाष जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा आपने आपने ये बताया कि एक मिडिल क्लास के बारे में आपने बताया कि और एक्टिंग जब हमारे पास काम नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इंडस्ट्री में एक ये भी ऐसा भी है, काफी काफी बार हमें देखने को मिलता है कि लोग एक्टिंग करने के लिए जब इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें अल्कोहल, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, ये सब चीज का एक लत सी हो जाती है, आदत सी हो जाती है। तो क्या ये जरूरी होता है कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है और ड्रिंक लेना ही पड़ता है, ये जरूरी? देखिए, ये बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा बताओ, अक्षय कुमार क्या पीता है? नहीं पीता है। ये मन की सोच है, ये गलत તમારા है। બંનેનો નેટવર્ક ડાઉન થાય છે, થઈ રહ્યો છે। आप लोग का नेटवर्क बहुत सॉरी लो हो रहा है। अभिलाष, हेलो अभिलाष। हाँ, हाँ, अक्षय आवाज क्या पीता है? आवाज नहीं आ नहीं रही पीता है। नहीं पीता है, नहीं पीता है। यस, तो देखिए, हाँ, अपनी अपनी सोच है बेटा। आपको बताना चाहूंगा, इसमें होता क्या है, दो चीज होती है, डर। हाँ, इसमें दो चीज होती है, डर और लालच। या तो लोग सहारा लेते हैं, या तो फिर लालच होती है कि यार इनसे रिलेशन बनाएंगे, इनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमें भी काम मिलेगा, तो वो कैसा लालच में आ लगेगा? जाता है, इसीलिए वो लोग ऐसा करेंगे। कैसा लगे? तो दोनों स्टैंडर्ड दो, दोनों दो, दोनों ही चीजों में होता क्या है कि वो दोनों ही गुलाम बन जाते हैं। यानी कि अगर उनको ऐसा करने से अगर सक्सेस भी मिलती है तो भी वो लोग जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसको एनकाउंटर नहीं कर पाते हैं। योग और मेडिटेशन, उसको हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हमें हमारे ब्रीदिंग पे कंट्रोल आएगा। और जैसे हमें ब्रीदिंग पे कंट्रोल आता है तो हमारे इमोशंस और जो साइकोलॉजिकल फियर है उसके ऊपर अपने आप कंट्रोल आ जाता है। उसको ऐसे प्रोग्राम नहीं करना पड़ता कि आई एम स्ट्रांग, आई एम करेजियस, वो सब नहीं करना पड़ता, सेल्फ प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ता। अगर आपकी सांस आपके कंट्रोल में है तो आप आपके मालिक हो, आपको फिर कोई डर नहीं है, फिर आप जो चाहोगे आप वो करोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कैसे भी सिचुएशन आए। और सांस पे कंट्रोल तभी आएगा जब आप योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं खुद 9 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस और मुझे पता है कि इसका क्या बेनिफिट है। मुझे पता है कि इससे कितना कितना अंदर से कितना एक पावर बोलो या एक शांति बोलो, जो भी आप नाम देना चाहे, लेकिन इतना एनर्जी अंदर बना रहता है कि हमें वो सारे एडिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये उनके लिए है जो जिनकी एनर्जी बहुत वीक है, और अगर वो आज नहीं तो कल वो फॉल डाउन होगा ही होगा, क्योंकि आपने बाहर से इंजेक्ट करके पावर लिया है, तो वो तो कभी ना कभी वो तो ही छोड़ेगा। अगर आप योग मेडिटेशन, हाँ, अगर आप योग मेडिटेशन की हेल्प से अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हो तो वो आपकी खुद की कमाई है। आपकी खुद की एनर्जी को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी खुद की एनर्जी को आपने एफर्ट करके अप किया है, तो उसको वो लंबे समय तक आपके पास रहेगी और उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और देखिए, हमारी कलाकार की लाइफ जो होती है वो बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई होती है। तो होता क्या है कि जब स्ट्रगल होती है, संघर्ष ज्यादा होता है, हम एनकाउंटर नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशंस आती है, तो लोग एडिक्शन करने लगते हैं और फिर एडिक्शन की हैबिट हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब अच्छा टाइम आता है, जब सुख भोगने का टाइम आता है, तब बॉडी साथ नहीं देता, फिर सारी कमाई हमें देनी पड़ती है हॉस्पिटल को। और आज यही हो रहा है। आप नजर मारिए, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में
सब लोग शिकार है, या तो अपने पैसे दे रहे हैं हॉस्पिटल को, या तो अपने पैसे दे रहे हैं साइकियाट्रिस्ट को, लेकिन सब लोग बीमार हो। काफी लोग हैं ऐसे जो अभी स्ट्रगल पीरियड में अपने आप को नशे का आदी बना लिए हैं, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, आगे जाके बहुत सारी चीजें उनको हो सकता है इसीलिए। और अगर अल्कोहल है और स्मोकिंग, ये सब चीजें नुकसान करने ही वाली है। दूसरा एक ऐसा थ्योरी है कि अगर कैरेक्टर में घुसना है, या तो राइटर है उसे लिखना है क्रिएटिव, या डायरेक्टर को कोई शॉट सोचना है क्रिएटिव, तो उसको नशा करना पड़ेगा, तो ही क्रिएटिविटी होगी। ये एकदम वाहियत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, और मैं बिल्कुल ही इसका विरोध करता हूं इस बात का। देखिए, क्रिएटिविटी को नशे के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्रिएटिविटी को लेना देना है कि आप देखो, हमारे 3 स्टेज है, माइंड के 3 स्टेज है। एक तो नॉर्मल हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप इंटरप्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, कॉन्शियस। दूसरा एक है बिलो माइंड, जब हम नींद में होते हैं हम बिलो माइंड होते हैं, नशे की हालत में होते हैं तब हम बिलो माइंड होते हैं। तीसरा है अबोव माइंड। अबोव माइंड का स्टेट वो है जिसमें आप कॉन्शियस होते हो लेकिन माइंड से परे होते हो, और वो स्टेट ऑफ माइंड अचीव होता है मेडिटेशन और योग से। जब आप इतने शांत होते हो, इतनी गहराई में होते हो कि आप माइंड से परे चले जाते हो, और वो स्टेट में आप कुछ क्रिएटिव क्रिएशन कर सकते हो। आप जो नॉर्मल, जो लोग लॉजिक से, बुद्धि से जो सोचते हैं ना, उससे बाहर जाके आउट ऑफ बॉक्स आप कुछ सोच सकते हो, आउट ऑफ बॉक्स के आइडियाज आप ला सकते हो। वो तब पॉसिबल है। देखिए, आइडियाज लाए नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिसमें ऐसे आइडिया जनरेट हो। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम है, वो योग मेडिटेशन करता है। देखिए, सक्सेस और फेलियर है वो नसीब की बात है, वो प्योरली नसीब की बात है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि हार्डवर्क, ये वो हार्डवर्क है, हार्डवर्क करना है, उसकी मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपने टाइम पे फुलफिल होता है, और सबका अपना अपना टाइम होता है, अपना इंडिविजुअल वे होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को 25 साल में सक्सेस मिला तो दूसरे को 25 पे ही मिलेगा, किसी को 50 पे भी मिलेगा, किसी को 60 पे भी मिलेगा, लेकिन वो अपना टाइम होता है और अपना खुद का एक, मिलता जरूर है, जो करता है उसको मिलता है, वो डेफिनेट है, लेकिन उसका अपना टाइमिंग होता है, अपना तरीका होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इनर जर्नी है। सब अपने अपने तरीके से लाइफ को समझने की, जीने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से उसको रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा, आप यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको एडिक्शन अल्कोहल का और ये सब चीज का एडिक्शन बिल्कुल नहीं करना है, आप इससे दूर रहें। जी नहीं, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम वो करते हैं तो हम ऐसे बहुत चांसेस है कि हम मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, क्रिएटिवली बहुत वीक हो जाते हैं। आप एक समझिए, हम कितने, देखिए, अगर हम हमारी कला को, हमारे टैलेंट को लोगों को दिखाना चाहते हैं तो हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हमारी भावदशा कैसी होनी चाहिए कि कोई भी मेरा क्रिएशन देखने को आए तो वो एकदम भाव से और प्रेम से भर जाए। कोई मेरा फिल्म देखे तो उसकी आंख में एक प्रेम से आंसू आ जाने चाहिए, वैसा एक भावदशा हमारे भीतर होना चाहिए। लेकिन जब बनाने के टाइम पे ही मैं दारू पी के बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? तो ये चीजें एक आर्टिस्ट को समझनी चाहिए, आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि दारू पी के कभी क्रिएशन नहीं होता। तो अगर उसका स्टेट ऑफ हार्ट, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ इमोशन अगर बैलेंस में है, अगर वो प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, और अगर वो फिर क्रिएशन करता है, तो ही एक क्लासिक क्रिएशन बन पाता है। क्लासिक क्रिएशन टेक्निक से नहीं बनता है, क्लासिक क्रिएशन नॉलेज से नहीं बनता है, क्लासिक क्रिएशन बनता है अच्छी भाव दशा से, जो आज बहुत बहुत मिसिंग है लोगों में। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले एक अच्छी भाव दशा बनाइए, पहले एक अच्छी भाव दशा अपने भीतर डेवलप कीजिए, तो वो एक भाव दशा होगी तो सारी चीजें अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। और वो भाव दशा बनती है योग मेडिटेशन से, ऐसे ही नहीं बनती। योग मेडिटेशन करना पड़ता है और फिर होता है साधना, वो दूसरा पहलू है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन पहले जो बेसिक है वो ये है, हमारी प्राण ऊर्जा, और वो प्राण ऊर्जा को शुद्ध करना, वो पहला उसका पड़ाव है, और वो होता है योग मेडिटेशन। जी, ओके। सो अभी हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, इसमें काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्टिंग, मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि देखो, करियर बनाना चाहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जो पहले बताया कि आप पहले ये सोच लो कि आपका फिक्स एक्सपेंस मंथली कितना है, और उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है।
अगर आप ऐसा समझते हो कि नहीं, मैं अपने पापा मेरे बहुत ही पैसे वाले हैं, उनसे मैं पैसा लूंगा, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के पास रहते हैं, कंपैरिजन होना बिल्कुल ही जायज है। बिल्कुल ही कंपैरिजन होगी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको खुद ब खुद अपने आप में लगने लगेगा। जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, आपको अपने आप में लगने लगेगा कि यार ये सब लोग खुद की मेहनत के पैसे से कमा रहे हो और मैं कमा नहीं रहा हूं, ऐसा महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, ये सही नहीं है, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, क्योंकि कमाने का और इंसान की टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। कमाना प्रोडक्टिविटी है, टैलेंट टैलेंट है, वो दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन हम लोगों ने वो जोड़ ली है कि कोई बंदा प्रोडक्टिव है तो ही वो अच्छा है, कोई प्रोडक्टिव नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, वो हमने प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ लिया है। लेकिन प्रोडक्टिव होना एक बात है, टैलेंटेड होना दूसरी बात है। तो खैर उसके बारे में हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि अगर ये चीज है अभी, तो उसकी वजह से हमारे आर्टिस्ट के माइंड पे बहुत खराब इम्पैक्ट होती है, और उसको फिर वो फ्रस्ट्रेशन में एंड अप होता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि फाइनेंस ऐसी चीज है ना कि सबको चोट कर जाती है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है फाइनेंस। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि सबसे पहले आप खुद कैसे कमा पाए, अपने जो एक्सपेंस है वो खुद कैसे फुलफिल कर पाए, उसके बारे में आप सोचिए, और उतना इंतजाम हो जाए। फिर पार्ट टाइम में ये काम कीजिए, जैसे कि सैटरडे संडे आपने एक्टिंग कर ली, या तो वीक में महीने में कभी आपको छुट्टी मिल गई, या तो देखो 365 डेज तो हमें स्टार्टिंग में हमारे पास काम, हमें 365 डेज तो काम मिलेगा नहीं शुरुआत में। तो शुरुआत में जब जब काम मिले तब तक छुट्टी ले लो, और फिर जब आपका काम खत्म हो जाए वापस से अपना जॉब या बिजनेस वापस से आप शुरू हो जाओ उसमें। अगर आपके किस्मत में सक्सेस है, अगर आप बाई चांस सक्सेस हो गए, आपको लगा कि नहीं चलो अब सब सेट है, तब जॉब छोड़ दो, तब फिर करो इसको फुल टाइम, कौन मना कर रहा है। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के ये करना वो बहुत बहुत ही मतलब अनसाइंटिफिक है अभी के टाइम में, क्योंकि अभी सब लोग, ज्यादातर लोग ज्यादा सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। लोग एक दूसरे को हेल्प भी नहीं करते हैं जो पहले किया करते थे। लोगों में ज्यादा इमोशन नहीं है, लोग दूसरों को पैसों की हेल्प नहीं करते अभी। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये सब झमेले में मत पड़े, क्योंकि जब ऐसे फाइनेंशियली जब हम ऐसे हो जाते हैं अकेले, तो वो बहुत खराब फीलिंग होती है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत खराब होता है। इसीलिए आप खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, ऐसा मैं चाहूंगा। आप खुद अपना पैसा खुद कमाएं, ऐसा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी फ्री रहेगी, जिसके लिए आप इस फील्ड में आ रहे हो। तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी अगर फ्री है, तो जब आपको मौका मिलेगा ना, तो वो एनर्जी बाहर आएगी, परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी बाहर आएगी। तो वो एनर्जी को आप बचाएं, क्योंकि एनर्जी बहुत मुश्किल से मिलती है। यंग एज होती है तो हमें उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन जब 35 साल 36 साल के बाद हमें उसका एहसास होता है कि पहले इतना अच्छा क्रिएटिविटी आता था, अभी कहाँ चला गया, वो सब स्ट्रगल में चला जाता है, वो सब ये नेगेटिविटी में चला जाता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चला जाता है। तो समझदार इंसान वो है कि जो प्रॉब्लम को होने ही ना दे, प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल ले, वो समझदार इंसान है। और मैं ऐसे प्रॉब्लम्स में बहुत परेशान हुआ हूँ, और उसके बाद में मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ही सेव होगी, और आपको जब मौका मिलेगा तो उसको यूटिलाइज करने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और ज्यादा आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हो। तो अगर कुछ है ऐसा डिफिकल्टी तो मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। ओके। अभी आप कई एक सवाल था कि आप एक्टिंग सिखाते हो अहमदाबाद में। राइट राइट। पहले मैं जैसे डांस क्लास कोई है, जिम है, उसके साथ मैं टाई अप करके कराता था क्लासेस में। और उससे पहले मैं सिटी पल्स फिल्म इंस्टीट्यूट में एज ए विजिटिंग फैकल्टी था। 2 साल मैंने वहां पे काम किया, जो यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट था, पर अभी वो बंद हो गया है इंस्टीट्यूट। तो अभी मैं फिर कोरोना आ गया तो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी बंद हो गए हैं। तो अभी फिलहाल मैं मेरे घर पे पर्सनल ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिसमें 1 या 2 लोगों को ही मैं एडमिशन देता हूँ। वेल, ओवरऑल काफी अच्छी आपकी लाइफ की जर्नी रही है, और आपने बहुत सारे ऐसे फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स और सीरियल्स किए हैं। उसके लिए अगेन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ आपके सक्सेस के लिए, और प्रे करता हूँ कि आगे ऐसे आप और सक्सेस करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी दुआ है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द हुसैन अंसारी शो। और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना ऐसे भाई।
और फिर मिलेंगे हम एक नए चेहरे के साथ, एक श्योर नई स्टोरी श्योर। के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग अभिलाष जी, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, इनवाइटिंग, बाय। या बाय बाय।